आज हम राज्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। संघीय प्रशासन व राज्य प्रशासन का अलग अलग स्वतंत्रता अस्तित्व पाया जाता है, परंतु आपातकाल में राज्य प्रशासन संघीय प्रशासन के अधीन चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, संघीय प्रशासन और राज्य प्रशासन अलग अलग स्वतंत्रता अस्तित्व में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य प्रशासन किसके अधीन चला जाएगा? संघीय प्रशासन के अधीन चला जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि स्थानीय प्रशासन ये हमेशा ही राज्य प्रशासन के अधीन ही कार्य करता है। फिर ये प्रशासनिक विभाजन कैसे है और इसका अधिकारी कौन है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। जो प्रशासनिक विभाजन में सबसे पहले भारत लेवल ऊपर इंडिया में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो कैबिनेट सचिव होता है। फिर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होता है, संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त होता है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होता है, उपखंड पर उपखंड अधिकारी होता है, फिर तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, सर्किल पर कानून गो और गांव पर पटवारी होता है। फिर सचिवालय के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि सचिवालय में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो सचिवालय राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक नीति निर्माण की संस्था है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक व नीति निर्माण की संस्था कौन सी है? तो सचिवालय है। इसे राज्य सत्ता का हृदय या केंद्र बिंदु या तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है पहले कि राज्य सत्ता का हार्ट किसे कहते हैं, या केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो सचिवालय को कहते हैं। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व व मध्य में सचिवालय और अंत में निर्देशालय होता है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख या नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री व प्रशासनिक प्रमुख या नेतृत्वकर्ता मुख्य सचिव होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो मुख्य सचिव है, और सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन है? तो मुख्यमंत्री होता है। सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं और उनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं, और विभागों का राजनीतिकर्ता संबंधित मंत्री होते हैं और प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता संबंधित सचिव होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, अलग अलग विभागों के बारे में आप देखोगे। सचिवालय का प्रशासन, जो ये सचिवालय इसका प्रशासन रूल ऑफ बिजनेस के अंतर्गत संपादित किया जाता है। इस हेतु संविधान के आर्टिकल 166 के तहत सचिवालय मार्गदर्शिका पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सचिवालय मार्गदर्शिका पुस्तिका का प्रकाशन किसके तहत किया जाता है? और 1949 में राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से एकीकृत स्वरूप सामने आया है, और 1951 में जी स्वामीनाथन ने सचिवालय व्यवस्था के एकीकृत स्वरूप का अध्ययन किया था। सचिवालय व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां व आयोग को आपको ध्यान में रखना है कि सचिवालयों विभागों का पुनर्गठन समिति कब गठित की गई? 1958 में। रिपोर्ट कब आई इसकी? 1959 में आई। और अध्यक्ष कौन थे? तो SD उज्ज्वल थे। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति प्रथम 1961 में, इसकी रिपोर्ट 63 में आई और अध्यक्ष HC माथुर थे। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, रिपोर्ट इसकी 1970 में आई और मोहन मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। इस समिति की सिफारिश पर समूह व्यवस्था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप सिस्टम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? इसलिए कहा जाता है कि सचिवालय है ना, ये अम्ब्रेला सिस्टम पर कार्य करता है, यानी छाता प्रणाली। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति सेकंड 1992 में गठित हुई, रिपोर्ट इसकी 1995 में आई, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बनोत थे। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 में, रिपोर्ट इसकी 2003 में आई, शिवचरण माथुर इसके अध्यक्ष थे। फिर सचिवालयों व्यवस्थाओं में अधिकारियों में पाए जाने वाले पद सोपान, यानी कि इनके पद को ध्यान रखना। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है और उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं।
फिर विभागों के प्रमुख शासक सचिव होते हैं, फिर विशेष सचिव होते हैं, फिर सहायक सचिव होते हैं, फिर उनके नीचे उप सचिव होते हैं, फिर अनुविभाग अधिकारी होता है, फिर मंत्रालय के कर्मचारी लिपिक कार्य करने वाले होते हैं। मुख्य सचिव, अब मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे कि सचिवालय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासन के देन है और बंगाल के जो गवर्नर जनरल वेलेजवेली ने 1799 में बंगाल के मुख्य सचिव का पद सृजित किया। ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बंगाल में मुख्य सचिव का पद सृजित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजवेली। और जॉर्ज हिलेरी बार्लो इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। डायरेक्ट पूछ लेगा प्रथम मुख्य सचिव कौन? तो जॉर्ज हिलेरी बार्लो। और प्रथम संभागीय आयुक्त भी यही है। 1949 में राजस्थान में मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में मुख्य सचिव का पद सृजित कब किया गया? 1949 में किया गया। और के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने। 1956 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा की जाती थी। मुख्य सचिव के पद पर राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। तो फैक्ट ध्यान रखना, 1956 तक की बात करें तब तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता था? संघ सरकार करता था और राजस्थान से बाहर का व्यक्ति होता था। 1956 के बाद में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। इसके बाद से राजस्थान में के व्यक्ति को ही मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, 1956 से पहले स्थिति क्या थी, 1956 के बाद में क्या थी। भगवत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव बने। इनका कार्यकाल भी मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक है। सबसे कम कार्यकाल एमएच माथुर का है। मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसका कार्यकाल सीएम पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। विपिन बिहारी लाल माथुर ने सर्वाधिक 4 सीएम का कार्यकाल देखा है। किन किन का देखा? हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी की सरकार, फिर भैरू सिंह। मुख्य सचिव व सचिव आईएएस सेवा के सदस्य होते हैं। इस सेवा के जो 28 से 30 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं अधिकारी, वो इस पद पर मुख्य सचिव नियुक्त किए जाते हैं। तो ध्यान रख लेना, जो आईएएस अधिकारी उनकी रिटायरमेंट की एज 60 साल है, तो 28 साल का अनुभव लेने के लिए कम से कम 30 साल से पहले का अगर कोई 25 साल का लगता है व्यक्ति आईएएस में, तो फिर उसको मुख्य सचिव वगैरह तक पहुंचने का मौका मिलेगा। वही अगर कोई सर्विस पे दाग नहीं लगा हुआ है। तो ये मुख्य सचिव का पद देख लिया होगा कितना क्या है। मुख्य सचिव संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सचिव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य सचिव संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सचिव होता है तथा ये मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। जब आपातकाल में पूछेगा कि आपातकाल में मुख्य सचिव किसका प्रधान सलाहकार होता है? राज्यपाल का प्रधान सलाहकार होता है। या राज्यपाल का प्रधान सलाहकार कौन होता है आपातकाल में? तो मुख्य सचिव होता है। मंत्रिपरिषद के पास जाने वाली समस्त फाइलें, जो मंत्रिपरिषद है उसके पास जो भी फाइलें जाती है वो समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है, कार्यवाही का लेखा जोखा रखता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो मंत्रिपरिषद है इनकी बैठकों की कार्यसूची कौन तैयार करता है, या पूछेगा कार्यवाही का लेखा जोखा कौन रखता है? तो मुख्य सचिव रखता है। मुख्य सचिव विभागीय सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा विभागों में सामंजस्य स्थापित करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विभागों में सामंजस्य कौन स्थापित करता है? मुख्य सचिव। यह विभागीय जो सचिव हैं इनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य सचिव करता है। फिर मुख्य सचिव की प्रति वर्ष दिल्ली में बैठक आयोजित होती है। जितने भी स्टेट राज्य हैं वहाँ के मुख्य सचिव प्रतिवर्ष दिल्ली में बैठक उनकी आयोजित की जाती है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करता है जो ये मुख्य सचिवों की बैठक की, और होती कहाँ है? दिल्ली में होती है। मुख्य सचिव
वे सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्री को उसकी भूमिका पूरी करने में सहायता करता है। मुख्य सचिव क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये मुख्य सचिव और सचिवालय, जो सचिवालय का कार्य है ना, मुख्य कार्य, मुख्य सचिव और सचिवालय का मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य क्या है कि जो भी ये मंत्री होते हैं इनकी भूमिका पूरी करने में सहायता करते हैं। आप जानते हो काफ़ी मंत्री ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, तो उनका कार्य ये मुख्य सचिव और सचिवालय यही संभालते हैं मुख्य कार्य। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि मंत्रियों को उनकी जो भूमिका है, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ ये कार्य मुख्य सचिव और सचिवालय ही संभालते हैं, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो कुशाल सिंह। नाम से नहीं लग रहा होगा महिला है, फिर भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। वर्तमान में मुख्य सचिव, तो ये ध्यान रखना, डीबी गुप्ता 30 अप्रैल 2018 से है, तो अभी एक बार चेक कर लेना कि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ही है या चेंज हो गए हैं। आपातकाल में मुख्य सचिव राज्य के तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपातकाल में राज्य के तंत्रिका तंत्र की भांति निम्न में से कौन कार्य करता है, तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अन्य राज्य सरकारों के साथ और संघ सरकार के मध्य ये कड़ी का कार्य करता है। तो मुख्य सचिव क्या करता है कि जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं और संघ सरकार है, इनके मध्य कड़ी का कार्य करता है। अगर राज्य के बाहर दी जाने वाली चिकित्सा सहायता, यहाँ पर सहायता ये गलत लिखा हुआ है, तो राज्य के बाहर दी जाने वाली जो चिकित्सा सहायता है, हेल्प है, वो मुख्य सचिव की सलाह पर ही ली जाती है, तो ये ध्यान रखो। यानी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राज्य के बाहर दी जाने वाली चिकित्सा सहायता है, इसमें मुख्य सचिव से क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है। फिर जिला कलेक्टर, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जिले के लिए एहारा शब्द का प्रयोग किया था और इसके प्रमुख अधिकारी को स्थानीय कहा था। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया या इसका प्रमुख अधिकारी कौन था, तो स्थानिक। और गुप्त काल में जिले को क्या कहते थे, विष कहते थे, और इसका अधिकारी कौन होता था, विषयपति होता था। तो गुप्त काल का ध्यान रख लेना, चाणक्य का अर्थशास्त्र का ध्यान रख लेना। फिर मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था और इसका अधिकारी को क्या कहता था, आलम गुजार या अमील कहा जाता था। जिला प्रशासन को निश्चित आधार ब्रिटिश काल में प्राप्त हुआ तथा इसका श्रेय किसको जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया। तो ध्यान रखना, कलेक्टर का पद सृजित किसने किया, हेस्टिंग्स ने किया। कब किया, 1772 में किया। कहाँ पर किया, तो बंगाल में किया। और पहला कलेक्टर कौन था, प्रथम कलेक्टर किसको नियुक्त किया, रॉल्फ शेल्डन को। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम जिला कलेक्टर कौन, तो रॉल्फ शेल्डन। परंतु इस पद को 1773 में समाप्त कर दिया गया। फिर वापस 1781 में पुणे कलेक्टर का पद सृजित किया गया और 1786 से 87 के बीच में कलेक्टर को राजस्व और दंड नायक के अधिकार प्रदान किए गए। फिर 1788 में इसे सिविल जज और मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए गए और 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के कार्यों को राजस्व व न्यायिक 2 भागों में विभाजित किया। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि जो कलेक्टर के कार्य राजस्व और न्यायिक 2 भागों में बांटने वाला कौन गवर्नर जनरल था, कॉर्नवालिस था। फिर 1813 में नील मैकेंजी ने कलेक्टर को असीमित शक्तियाँ प्रदान की, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की। फिर रंजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक में लिखा, पुस्तक कौन सी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कौन सी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है, रजनी कोठारी ने कहा है। पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, किस पुस्तक में कहा है।
AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने कलेक्टर को क्या कहा है, जिले की दूरी कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिले की दूरी कलेक्टर को किसने कहा, AB वाजपेयी ने, या कलेक्टर को जिले की दूरी किसने कहा है, तो ये ध्यान रखना ना। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान भुजा की भांति कार्य करता है। ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान भुजा की भांति कौन कार्य करता है, तो जिला कलेक्टर करता है। जिला कलेक्टर IAS सेवा का अधिकारी होता है। IAS सेवा कार्मिक विभाग के अधीन होती है, परंतु जो जिला कलेक्टर है ये प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, IAS का तो जो सेवा है ये कार्मिक विभाग के अधीन आती है, लेकिन जो जिला कलेक्टर है ये प्रशासनिक विभाग के अधीन कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत ही होगा। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन व जनता के मध्य, जो जिला कलेक्टर होता है जिला प्रशासन व जनता के मध्य तथा जिला व राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो डायरेक्ट पूछेगा जिला व राज्य के मध्य की कड़ी कौन, जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन और जनता के मध्य कड़ी कौन, तो जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों तथा राजस्व कार्यों की निगरानी रखता है। तो विकास कार्यों की जिला स्तर पर निगरानी कौन रखता है, राजस्व कार्यों की निगरानी कौन रखता है, तो जिला कलेक्टर रखता है। कानून व्यवस्था कौन बनाए रखता है जिला स्तर पर, तो जिला कलेक्टर। कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर तो उपखंड अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार और प्रशासनिक व राजस्व कार्यों की देख रेख करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तहसील स्तर पर कौन, तहसीलदार। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर की आंख कान की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन आएगा जो जिला कलेक्टर है इसकी आंख कान की भांति कौन कार्य करता है, तो उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। पुलिस की जो वार्षिक रिपोर्ट ये राज्य सरकार के गृह विभाग को कौन भेजता है, तो जिला कलेक्टर भेजता है। पुलिस की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये कलेक्टर के द्वारा ही राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कलेक्टर जिले में स्थित सभी जेलों तथा थानों को निरीक्षण करता है, न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेलों और थानों का निरीक्षण कौन करता है, तो कलेक्टर करता है। न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो जिला कलेक्टर करता है। और हथियारों का जो लाइसेंस जारी करता है तो कौन जारी करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलेक्टर जारी करता है। अगर पोस्टमार्टम वैसे रात को होता नहीं है, अगर रात्रि में पोस्टमार्टम कलेक्टर की अनुमति से ही किया जाता है। अगर रात को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तो इसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। जिले की गिरदावरी रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा ही राज्य सरकार को भेजी जाती है। तो किसी जिले की गिरदावरी रिपोर्ट राज्य सरकार को कौन भेजता है, तो जिला कलेक्टर। राजस्व अधिकारी के रूप में जिला स्तर पर राजस्व संग्रहण करवाता है। और जब संसद के लोकसभा के चुनाव हो रहे हों, विधान मंडल में विधानसभा के और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो रहे हों, तो कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन, या विधानसभा के चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन, या लोकसभा के चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन, तो कलेक्टर है। 2005 में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी कलेक्टर होता है। कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यकारी निर्देशक होता है। प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जो जनगणना है इसमें जनगणना अधिकारी के जिला का जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य कौन करता है, तो कलेक्टर करता है। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा साक्षरता अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, राजस्व अधिकारी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जिले का सबसे बड़ा साक्षरता अधिकारी कौन होता है, या जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है, या जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता है सबसे बड़ा, तो कलेक्टर होता है। कलेक्टर जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य होता है, DPC का। फिर हम उपखंड अधिकारी SDO की बात करेंगे। तो ये राज्य सेवा
आरएस का अधिकारी होता है, परंतु इस पद पर जो नए नए आईएएस के अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है, नवनियुक्त आईएएस। ये उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का और प्रशासनिक व राजस्व मामले की देखरेख का कार्य करता है। जिला कलेक्टर व तहसीलदार के मध्य, कलेक्टर व पुलिस थानों के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? तो एसडीओ करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिला कलेक्टर और तहसील के मध्य, कलेक्टर और पुलिस थानों के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? तो एसडीओ करता है। एसडीओ जब न्यायिक कार्य करता है तो इसी को हम एसडीएम कहते हैं। एसडीएम के रूप में ये अपने उपखंड में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु धारा 144 लागू करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, धारा 144 बहुत बार लगी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धारा 144 लागू कौन करता है? तो एसडीएम, उपखंड में शांति बनाए रखने के लिए। तथा किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में अधिक न्यायिक अभिरक्षा, यानी 24 घंटे से ज़्यादा न्यायिक अभिरक्षा में रखने की अनुमति कौन देता है? तो एसडीएम देता है। और पेट्रोल पंप की जो स्थापना को एनओसी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन देता है? तो एसडीओ द्वारा जारी किया जाता है। ये अपनी उपखंड स्तर पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण भी हटाता है। राजस्व अधिकारी के रूप में अपने उपखंड स्तर पर कृषि उत्पादन का आकलन करवाता है, राजस्व संग्रहण करवाता है, भू अभिलेख तैयार करवाता है, इनसे संबंधित वो निर्देश भी जारी करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपखंड स्तर पर कृषि उत्पादन का आकलन करवाने का कार्य किसका है, या राजस्व संग्रहण कौन करवाता है, या भू अभिलेख तैयार कौन करवाता है? तो एसडीओ। फिर तहसीलदार के बारे में जानेंगे। ये राज्य सेवा में अधीनस्थ सेवा, यानी कि तहसील सेवा आरटीएस का अधिकारी होता है। सीधी नियुक्ति तहसीलदार के पद पर नहीं दी जाती है, पहले उसको नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया जाता है, फिर प्रमोशन के द्वारा तहसीलदार बनता है। तहसील सेवा पर 1956 से पहले राज्य सरकार का नियंत्रण होता था, परंतु इसके बाद में राजस्व मंडल का इस पर नियंत्रण है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कर्तव्य एवं नियम 1958 में इनके अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। तहसीलदार की सहायता हेतु तहसील स्तर पर भू अभिलेख निरीक्षक, क्षेत्रीय स्तर पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि तहसीलदार की सहायता हेतु तहसील स्तर पर कौन होता है? तो भू अभिलेख निरीक्षक होता है, और क्षेत्रीय स्तर पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। 20 पटवार क्षेत्रों पर एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, और जो कानूनगो व पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट का निस्तारण करता है। फिर कानूनगो 2 प्रकार का होता है, एक तो सदर कानूनगो, एक ऑफिस कानूनगो। सदर कानूनगो का मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट है। इस पद पर नायब तहसीलदार स्तर के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और कार्यभार के अनुसार एक से अधिक सदर कानूनगो नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर ऑफिस कानूनगो, इसका मुख्यालय तहसील स्तर पर होता है। इस पद पर पटवारी वर्ग में से पदोन्नत व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना पटवारियों के लिए। इसकी सहायता हेतु पटवारी वर्ग में से एक शाही कानूनगो की नियुक्ति की जाती है। फिर गिरदावर, पटवार वर्ग में से पदोन्नत व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। 10 पटवार क्षेत्र पर एक गिरदावर नियुक्त किया जाता है। पटवारी अपने पटवार क्षेत्र की गिरदावरी रिपोर्ट इसे सौंपता है। इससे का मतलब गिरदावर को सौंपता है। तो पटवारी अपने पटवार क्षेत्र की रिपोर्ट किसे सौंपता है? पटवारी बताओ, गिरदावरी रिपोर्ट किसको सौंपता है? गिरदावर को सौंपता है। फिर पटवारी एग्जाम में पटवारी के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो पटवारी, इस पर नियंत्रण किसका होता है? तो राजस्व मंडल का होता है। एक पटवार हल्का तहसील प्रशासन की धुरी कहलाता है। 1973 में पटवारी को सरकारी कर्मचारी बनाया गया। यूपी में इसे लेखपाल, महाराष्ट्र में इसे तलेटी, और तमिलनाडु में इसे कारनामे के नाम से जाना जाता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी का स्थानांतरण संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।